नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। और हम अध्ययन कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन का या फिर एमपी जीके का। तो एमपी जीके की इस सीरीज़ में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो आपके व्यापम के एग्ज़ाम हो, चाहे आपको एमपीपीएससी के एग्ज़ाम हो। हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 लेक्चर में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना। चलिए समझते हैं कि जनजातियां होती क्या हैं। सबसे पहले आप समझिए, 2 चीज़ें होती हैं ना, एक होता है एससी, है ना, और एक होता है एसटी। बच्चे नए नए तैयारी करने आते हैं तो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है क्या एससी होता है क्या एसटी होता है ना। देखिए एससी जो होते हैं उससे बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, है ना, हिंदी में बोलते हैं अनुसूचित जाति, ठीक है। और एसटी होता है, इसे बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब, है ना, शेड्यूल ट्राइब्स, इसको बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, है ना। देखिए ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एसटी अनुसूचित जनजाति, है ना। इसे शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, इसे शेड्यूल कास्ट, है ना। एससी क्या होते हैं आप देखते होंगे, जो हरिजन होते हैं, जिनको दलित भी हम बोलते हैं ना, वो होते हैं एससी। और एसटी होते हैं अनुसूचित जनजाति, जो आप देखते हैं इनको रिजर्वेशन भी सबसे ज़्यादा मिलता है ना, बिल्कुल पिछड़े हुए हैं सामाजिक स्तर पर, ठीक है। तो इनके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आपको आज के बाद कन्फ्यूज़ नहीं होना है, एससी क्या होता है और एसटी क्या होता है ना। चलिए है ना, बात करते हैं अनुसूचित जनजाति, है ना, क्या होता है। देखिए इसकी यदि मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहूँ, ठीक है, तो ऐसा मानव समूह, है ना, जो कि समाज के जो विकास का स्तर है उसमें सबसे निचले स्तर पर, है ना। ऐसा मानव समूह आप बोलोगे जो कि विकास के सोपान पर, पूरी डेफिनेशन मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके, है ना। ऐसा मानव समूह जो विकास के सोपान पर सबसे निचले स्तर पर है, सबसे निचले स्तर पर है, उन्हें ही हम बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। अब थोड़ा इसका डेफिनेशन समझिए, है ना। ऐसा मानव समूह मतलब अनुसूचित जनजाति, ठीक है, जो कि विकास के सोपान पर सबसे निचले स्तर पर है। मतलब आप देखते होंगे, है ना, देखिए आप जब भी फॉर्म भी भरते होंगे तो आपको तो पता होगा, एक होता है जनरल कैटेगरी, है ना, जिन्हें हम बोलते हैं सामान्य वर्ग, है ना। जनरल कैटेगरी, इनको हम बोलते हैं हिंदी में सामान्य वर्ग, ठीक है। इनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, है ना, ओपन सीट्स होती हैं इनके लिए। एक होता है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, है ना, हिंदी में बोलते हैं पिछड़ा वर्ग, है ना। इसके नीचे होते हैं एससी, है ना, शेड्यूल कास्ट, जो अभी मैंने आपको बताया अनुसूचित जाति, है ना, अनुसूचित जाति, है ना। और एक और लास्ट होते हैं एसटी, शेड्यूल ट्राइब, इंग्लिश में बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, है ना। मैं थोड़ा आपको ये डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से नए बच्चों को समझ में नहीं आता, एससी एसटी में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने डेफिनेशन लिखे हैं, ऐसा मानव समूह जो विकास के सोपान पर सबसे निचले स्तर पर है, उन्हें हम अनुसूचित जनजाति वो बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आप जब भी फॉर्म भरते होंगे तो देखते होंगे, है ना, आपको पता होगा, आप तैयारी कर रहे हैं, जनरल लोग के बच्चे जो होते हैं सामान्य वर्ग, इसमें नॉर्मली पंडित वगैरह आ जाते हैं, है ना, इसके अलावा ठाकुर वगैरह आ जाते हैं, इनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, है ना। ओबीसी को थोड़ा बहुत रिजर्वेशन मिलता है ना, पिछड़ा वर्ग। इसके अलावा उससे थोड़ा ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता है एससी को, और सबसे ज़्यादा जो रिजर्वेशन मिलता है वो मिलता है एसटी या फिर अनुसूचित जनजातियों को। तो इनको सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन मिलने का कारण क्या है आपको पता है ना, क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया विकास के सोपान पर सबसे निचले स्तर है, जो हमारा समाज है उसमें सबसे निचले स्तर पर यदि कौन है तो वो है एसटी, है ना, इसलिए इनको सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। तो आप डेफिनेशन भी समझ गए होंगे, ऐसा मानव समूह जो कि विकास के सोपान में सबसे निचले स्तर पर है, उन्हें हम अनुसूचित जनजातियां या फिर शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो समाज होता है उससे बिल्कुल अलग थलग रहते हैं। आप देखेंगे तो मान लीजिए कोई शहर है, उससे बिल्कुल शहर के आउटर में अपनी बस्ती बसा करके रहते हैं, या फिर अभी बहुत सी जनजातियां अभी भी ऐसी हैं, ठीक है, 21वीं सेंचुरी में भी ऐसी बहुत सी जनजातियां जो पूर्णतः जंगल पर रहती हैं, बिना कपड़ों की रहती हैं ना। आप देखते होंगे एक सेंटिनल जनजाति है जो अंडमान निकोबार में रहती हैं, है ना। अफ्रीका में बहुत सारी जनजातियां हैं। तो ऐसी अभी भी बहुत सारी जनजातियां जो पूर्णतः जंगलों में निवास करती हैं और आधुनिक जो हमारी दुनिया है उससे पूर्णतः कटी हुई हैं, ठीक है। तो ये अनुसूचित जनजातियां कहलाती हैं। इनके अन्य नाम भी हुए हैं, जैसे वन्य जाति, है ना, चूँकि ये
प्राचीन टाइम से वनों में निवास करते हैं, अभी भी बहुत सारी जनजातियां वनों में निवास करती हैं ना, वनवासी बोलते हैं, ठीक है, पर्वतवासी बोलते हैं, ठीक है, ये कुछ इनके अन्य नाम भी हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे तो अनुसूचित जनजातियां, इनको शेड्यूल्ड ट्राइब हम बोलते हैं, है ना। चलिए, और यदि हम इनकी कुछ विशेषताएं देखें तो इनकी आप देखेंगे भाषा बिल्कुल अलग होती है, रहने का ढंग अलग होता है ना, इनकी भाषा अलग होती है, रहने का तरीका अलग होता है, बिल्कुल अलग से बस्ती बना करके रहते हैं, है ना। जो जैसे कोई मान लीजिए एक शहर है तो उससे बिल्कुल अलग बस्ती बनाकर बहुत सी जनजातियाँ आज भी रहती हैं, है ना। तो ये समाज की मुख्य धारा से एक प्रकार से देखा जाए तो नहीं जुड़े हैं अभी भी, है ना, इसलिए इनको सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन भी दिया जाता है ना, अनुसूचित जनजातियों को। चलिए आगे बात करते हैं और इनके बारे में हम, आशा करता हूँ आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए, अब यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें, है ना, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ, है ना। अब मैं एसटी लिखूँगा, पूरा नहीं लिखूँगा। यदि हम भारत की बात करें तो संपूर्ण भारत की जनसंख्या का जो एसटी का परसेंटेज है वो है 8.6, है ना। ये 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना। 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 121 करोड़, है ना। अभी तो करीब 135-40 करोड़ हो गई है, लेकिन 2011 का हम डाटा देख रहे हैं ना। तो 2011 की जो जनसंख्या थी भारत की 121 करोड़, उसके अकॉर्डिंग लगभग 8.6%, है ना, 8.6% जो जनसंख्या थी वो किसकी थी? अनुसूचित जनजातियों की, ठीक है। इसके अलावा यदि हम एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या है ना। क्या है मध्य प्रदेश में? सर्वाधिक एसटी जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। मध्य प्रदेश की कुल जो जनसंख्या है लगभग 7 करोड़ के अप्रॉक्स है ना। 2011 का डाटा मैं बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि अभी 21 का आएगा, वो अभी आया नहीं है, आएगा तो आएगा जब, है ना। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या निवास करती है। मध्य प्रदेश में जो लगभग 7 करोड़ जनसंख्या है उसका लगभग 21.10%, है ना, 21.10% जो जनसंख्या है वो क्या है? एसटी की है ना। बात समझ में आ गई? ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। देखिए, पहला पॉइंट मैंने बताया है, जो संपूर्ण भारत है उसकी जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या थी वो थी 121 करोड़, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग लगभग 8.6%, मतलब ये 100% है ना। तो इसमें से 8.6% जो जनसंख्या है वो किसकी है? भारत की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। किसकी है? एसटी की, अनुसूचित जनजाति की, ठीक है। ये भारत की हमने बात की, और ये मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का जो टोटल जनसंख्या है उसका लगभग 21.10% जो भाग है वो है अनुसूचित जनजाति का, ठीक है। ये 2011 का डाटा है, ठीक है। अब जब नेक्स्ट सेंसस होगी तो इसका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको डाटा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। अब आगे यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, है ना, तो देखिए, तो मध्य प्रदेश में लगभग 47 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। 47 जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां पाई जाती हैं, तो 47 प्रकार की जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक व्यक्ति हैं, ठक्कर बप्पा, ठीक है। इनको आदिवासियों का मसीहा, ठीक है, ये इनका क्या है? उपनाम है, ठीक है। जो ठक्कर बप्पा हैं इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, ठीक है। ये इनको उपनाम दिया गया है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने गुजरात के जो, है ना, गुजरात का जो आदिवासी समूह था तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ कार्य किए, है ना, इसलिए इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। इसके अलावा ये जो ठक्कर बप्पा थे ये हमारी संविधान सभा के सदस्य भी थे, है ना, संविधान सभा के सदस्य भी थे, ठीक है। इसके अलावा सोशल वर्कर थे, है ना, सोशल वर्कर भी ये थे, है ना, सामाजिक कार्यकर्ता आप बोल सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है। तो ये आपको इनके बारे में याद रखना है। जो ठक्कर बप्पा थे इन्हें आदिवासियों का मसीहा, कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि आदिवासियों का जो मसीहा किन्हें कहा जाता है, तो ठक्कर बप्पा को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने गुजरात का जो आदिवासी समुदाय था उनके लिए बहुत ज़्यादा काम किए, है ना। इसके अलावा
संविधान सभा के ये सदस्य भी थे, है ना, और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, है ना। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत बातें पता होना चाहिए। अब यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती हैं वो धार जिले में पाई जाती हैं, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ मध्य प्रदेश में जो पाई जाती हैं वो धार जिले में पाई जाती हैं। और यदि आप परसेंटेज वाइज देखेंगे ना तो अलीराजपुर जिला है, यहाँ पर परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। बात समझ में आ गई। यदि जनसंख्या की ओवरऑल बात करें किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ हैं तो धार जिला। इसके अलावा यदि परसेंटेज की बात करें सबसे ज़्यादा किस जिले में परसेंटेज है अनुसूचित जनजातियों का तो अलीराजपुर। इसके अलावा न्यूनतम यदि हम बात करें तो न्यूनतम जो पाई जाती हैं ना वो है भिंड में सबसे कम अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं, है ना। और यदि आप परसेंटेज वाइज भी देखेंगे तो भिंड में ही सबसे कम जनजातियां पाई जाती हैं। तो बात समझ में आ गई। सबसे ज़्यादा यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं तो धार जिले में। परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं तो अलीराजपुर में। सबसे कम कहाँ पाई जाती है तो भिंड जिले में, है ना। इसके अलावा परसेंटेज वाइज सबसे कम कहाँ पाई जाती हैं तो भिंड जिले में, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की 3 ऐसी जनजातियां हैं, है ना। मध्य प्रदेश की 3 ऐसी जनजातियां हैं जिन्हें अति पिछड़ी जनजातियां घोषित किया गया है ना। मध्य प्रदेश में 3 ऐसी जनजातियां हैं जिन्हें अति पिछड़ी जनजातियां घोषित किया गया है। मतलब ये बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है ना, विशेष पिछड़ी भी इनको बोला जाता है। इसमें पहली है बैगा, ठीक है, दूसरी है सहरिया और तीसरी है भारिया, ठीक है। देखिए ये 3 जनजाति बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, है ना। स्टार लगा लीजिएगा 2-3, ठीक है। बैगा, सहरिया और भारिया ये 3 मध्य प्रदेश की जनजाति हैं जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा अति पिछड़ी या फिर विशेष पिछड़ी भी बोला जाता है ना, विशेष भी बोल सकते हैं आप, अति पिछड़ी या फिर विशेष पिछड़ी जनजातियां घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये 3 जनजाति आपको याद रखना है, बैगा, सहरिया, भारिया। बाद में हम इनके बारे में डिटेल में भी चर्चा करेंगे ना। अभी जस्ट हम आपको जनजातियों के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या यहाँ की विशेषताएं हैं जनजातियों के बारे में, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। ये सारे फैक्ट एग्जाम में आते हैं, है ना। एक एक पॉइंट जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, चाहे वो परसेंटेज हो, ठीक है, चाहे वो ठक्कर बप्पा हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा सबसे कम कहाँ पाई जाती हैं, अति पिछड़ी जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे प्रॉपर नहीं लिख रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर करके प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं मेरे साथ, है ना। और नोट्स बनाते ही जाइए, बहुत ज़रूरी है वो। चलिए अब देखिए, जो हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के बारे में प्रावधान है उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो आर्टिकल 366 का जो 25वां भाग है ना, इसमें ये कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों का तात्पर्य उन जनजातियों से है, उन जनजातियों से है जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में है, ठीक है। इसको आप थोड़ा समझिए, ये 2 आर्टिकल आपको याद रखना है, एक 366 का जो 25वां भाग है ना, और आर्टिकल 342 है ना। इनको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए आर्टिकल 366 में बहुत सारी चीज़ों को परिभाषित किया गया है ना, उसी में से जो इसका 25वां भाग है ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि अनुसूचित जनजातियों का तात्पर्य ऐसे समूह से है, ठीक है, ऐसी जनजातियों से है जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में किया गया है, ठीक है। तो अनुसूचित
संविधान के 342वें आर्टिकल या फिर अनुच्छेद में जिन जिन जनजातियों के बारे में बताया गया है उन्हें ही हम भारतीय अनुसूचित जनजातियां मानेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये दो आर्टिकल 366, 25 और 342 आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति एरिया घोषित करना है तो वो उस राज्य के राज्यपाल या फिर यदि केंद्र शासित प्रदेश है तो उसके उपराज्यपाल से परामर्श करके किसी पर्टिकुलर राज्य के स्थान को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल आपको याद रखना है, 342 और 366 का 25 आर्टिकल है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए संविधान की भी हम बात कर रहे हैं। 89वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये हुआ था 2003 में। 2003 के द्वारा एक अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। ठीक है, एक अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। अनुच्छेद 338 का या फिर ए आप बोलेंगे, अनुच्छेद 338A के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, इसको आप समझिए। 89वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है ना 2003 में। इसके द्वारा भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 338 है उसमें का जोड़ा गया या फिर ए जोड़ा गया और उसके अनुसार अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अनुसूचित जनजाति आयोग है, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, ठीक है, वो भारतीय संविधान के, उसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 338A में है। ठीक है, इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है 89वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, ये तो हो गया राष्ट्रीय है ना, ये राष्ट्रीय है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसके अलावा मध्य प्रदेश का भी एक आयोग है ना। इसमें आपको थोड़ा बता दूं मैं, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और प्लस 3 सदस्य होते हैं, है ना। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और प्लस 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश का भी एक आयोग है ना, अनुसूचित जनजाति के संबंध में। तो जो मध्य प्रदेश का अधिनियम आया था, है ना, मध्य प्रदेश जनजाति अधिनियम, ठीक है, जो ये अधिनियम आया था ये 1995 में आया था। ठीक है, और 1996 में ये आयोग बनाया गया। ठीक है, अनुसूचित जनजाति आयोग कब बनाया गया, 1996 में। बात समझ में आ गई। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति अधिनियम आया था 1995 में। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के संबंध में जो आयोग बनाया गया है, ठीक है, इनके कल्याण के लिए जो कार्य करता है उसको 1996 में बनाया गया। ठीक है, तो ये हो गया मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग और ये हो गया भारत का अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक बार मैं पूरा रिवाइज कर देता हूँ। देखिए ये संविधान वाला चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 366 का 25 है ना, ये आर्टिकल है एक। इसमें ये लिखा गया है कि अनुसूचित जनजातियों से तात्पर्य उन जनजातियों से है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में किया गया है। अर्थात इसका मतलब ये है कि इसने भैया बोल दिया कि जो 342 में चीज़ें लिखी हुई हैं, जो जनजातियाँ लिखी हुई हैं, वही अनुसूचित जनजातियाँ कहलाएंगे। ठीक है, इसके अलावा 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा एक आयोग की स्थापना की गई आर्टिकल 338A के अंतर्गत, है ना। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी याद रखना है। ठीक है, जो 89 2003 है, प्लस ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है ना। अगला हमने देखा कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का जो अधिनियम आया था वो 95 में आया था और 96 में आयोग का गठन किया गया, है ना। चलिए इतनी बातें हो गई, है ना। इसके अलावा देखिए एक बात और बता दूं मैं आपको, जो मध्य प्रदेश की मैक्सिमम जनजातियां पाई जाती हैं, इसके अलावा जो भारत की भी सबसे ज़्यादा जनजातियां पाई जाती हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, जो मध्य प्रदेश की मैक्सिमम जनजातियां हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, ये समूह है,
ये क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वो समूह हैं जो कि मूलतः ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे, ठीक है, उनको ही हम बोलते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। और भारत में या फिर एमपी में जो सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं वो इसी समूह की पाई जाती हैं, ठीक है। अब हम एक एक जब जनजाति देखेंगे, और भी बहुत सारे समूह होते हैं, जैसे नीग्रो हो गया, नार्डिक हो गया, है ना, और भी बहुत सारे समूह होते हैं। तो हमें लेकिन देखना कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो है वो सर्वाधिक जनजाति यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लगभग सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं जो फैक्ट हैं और जनजातियों के संबंध में है ना। अब कुछ महत्वपूर्ण संस्थान देख लेते हैं मध्य प्रदेश के, है ना, कि वो कहाँ कहाँ पर है। चलिए, तो कुछ जो महत्वपूर्ण संस्थान है ना जनजातियों के संबंध में, वो हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं फैक्ट के रूप में। चलिए, देखिए पहला जो, ठीक है, 1964 में मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना की गई, ठीक है। आदिम जाति कल्याण विभाग, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, है ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट। लेकिन 1965 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। आदिम जाति कल्याण विभाग का इसका नाम कर दिया गया आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग, ठीक है। तो वर्तमान में इसका नाम है आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग, ट्राइबल एंड हरिजन वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है। ये इंग्लिश में हो जाएगा, तो आपको याद रखना 64 में इसका नाम ये था, 65 में चेंज हो गया, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, दूसरा जो संस्थान है आदिवासी शोध एवं विकास संस्थान, आदिवासी शोध एवं विकास संस्थान, ठीक है। इसका जो ऑफिस है वो कहाँ पर है, भोपाल, है ना। ये भी आपको याद रखना है, सीधा सीधा एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। आदिवासी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है, इसको बोलेंगे ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, है ना। ये कहाँ पर है, भोपाल में है, ठीक है। आप इंग्लिश में भी लिखते जाइए, यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन बोलते जा रहा हूँ, ठीक है। अगला यदि हम देखेंगे तो देश का प्रथम आदिवासी संचार केंद्र, ये कहाँ पर है, तो ये है झाबुआ में, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, देश का प्रथम आदिवासी संचार केंद्र, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिकेशन सेंटर, है ना, फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिकेशन सेंटर, ये कहाँ पर है, झाबुआ में। इसके अलावा इंदिरा गांधी, अगला है इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो ये है अमरकंटक में, है ना। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, अमरकंटक। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी, है ना, अमरकंटक। चलिए, अगला है यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, मैं भूल रहा हूँ थोड़ी, आदिवासी संग्रहालय, है ना, आदिवासी संग्रहालय, ठीक है। देखिए, दो आदिवासी संग्रहालय हैं। पहला जो है ना, ये है पातालकोट, है ना, छिंदवाड़ा, और दूसरा जो है वो है भोपाल, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक है आदिवासी संग्रहालय, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, संग्रहालय को क्या बोलते हैं, ट्राइबल म्यूजियम, है ना, ट्राइबल म्यूजियम। एक है जो पहला, वो है पातालकोट छिंदवाड़ा में, ठीक है, और दूसरा जो है, एक है सेकंड वाला, वो है भोपाल में, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, ये आपको याद रखना है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। पहला है आदिम जाति कल्याण विभाग, है ना, 1964 में इसकी मध्य प्रदेश में स्थापना हुई थी। बाद में 1 साल बाद 65 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग। अगला है आदिवासी शोध एवं विकास संस्थान, इसका है जो हेड ऑफिस है वो है भोपाल में, है ना। अगला है देश का प्रथम आदिवासी संचार केंद्र, ये है झाबुआ में, ठीक है।
इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय या फिर यूनिवर्सिटी बोलेंगे, अमरकंटक में है ना। अगला है आदिवासी संग्रहालय या फिर म्यूजियम, पहला है पातालकोट छिंदवाड़ा में, ठीक है, और दूसरा है भोपाल में, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ना, महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब देखिए, भारत की यदि हम बात करें तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है ना, वो कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, भारत की यदि हम बात करें, मैं भारत की बोल रहा हूँ, भारत की यदि आप सबसे बड़ी जनजाति देखेंगे तो है गोंड, है ना। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। और यदि आप मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति की बात करेंगे तो है भील। बात समझ रहे हैं? भारत की सबसे बड़ी जनजाति, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको लगना है गोंड, है ना। यदि कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील, ठीक है। कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह, है ना, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह, तो आप आंसर भील नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे गोंड। अब इसको आप समझिए, है ना। देखिए, कोई भी एक जनजाति होती है या जाति होती है ना, उसकी भी बहुत सारी उपजातियां होती हैं, ठीक है। तो उसी उपजातियों को मिलाकर एक तो मेन जनजाति हो गई और उसकी कुछ उपजातियां हो गई, तो उन सभी को मिलाकर बनता है जनजातीय समूह, ठीक है। और यदि आप जनजाति समूह की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जनजाति समूह है गोंड, अर्थात गोंड की जो उपजाति हैं, है ना, हम आगे चल के पढ़ेंगे, उनको भी यदि आप मिला लेंगे साथ में तो सबसे बड़ा जनजाति समूह बन जाएगा गोंड। लेकिन पर्टिकुलर आप यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, सिर्फ एक की बात करें तो भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। बात समझ में आ गई? और भारत की यदि सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो गोंड सबसे बड़ी जनजाति है। बात समझ में आ गई? अब यदि हम भारत की बात करें, 3 बड़ी जनजातियां, तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, ठीक है। दूसरी आती है संथाल और तीसरे में नंबर पे आती है भील, है ना। ये 3 क्रम है भारत पे। सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, फिर सेकंड नंबर पे आती है संथाल और तीसरे पे आती है भील, ठीक है। और मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है और सेकंड नंबर पे आ जाती है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यदि एमपी की बात करें, ये तो हो गई भारत की, है ना, इंडिया की हो गई है। यदि मैं भारत की बात करूं तो एमपी की बात करूं, सबसे बड़ी जनजाति है भील और दूसरे पे आती है गोंड, है ना। तो ये आपको याद रखना है, भारत का और एमपी का। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कभी भी ऐसे फैक्ट आ जाते हैं एग्जाम में तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। अब थोड़े हम जिले देख लेते हैं कि सबसे कम ज़्यादा, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, है ना ये। और मैं आपको बता दूँ, वैसे तो मैंने जिले बता दिया, लेकिन 2-3 जिले हम थोड़ा देख लेते हैं जनजातियों का, जनसंख्या के अकॉर्डिंग और परसेंटेज के अकॉर्डिंग, सबसे ज़्यादा सबसे कम कहाँ कहाँ पाई जाती है ना। चलिए, है ना, चलिए जिले देख लेते हैं। देखिए, सर्वाधिक यदि हम बात करें, है ना, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, है ना, ठीक है। यदि हम जनसंख्या वाइज देखें, है ना, तो पहला जो जिला है सर्वाधिक जनजाति वाला वो है धार, है ना। यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है अनुसूचित जनजातियों की, है ना। दूसरा है बड़वानी, है ना। अक्सर एग्जाम में ये जमाने को दे देता है, इसलिए आपको 2-3 जिले पता होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर है झाबुआ, ठीक है। तो सर्वाधिक जनजाति जो अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है वो धार जिले में है, सेकंड नंबर पर बड़वानी और तीसरा है झाबुआ, ठीक है। अब इसी को हम परसेंटेज वाइज देख लें कि सर्वाधिक परसेंटेज वाइज कौन कौन से जिले हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक परसेंटेज वाइज में आ जाएंगे, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक, है ना। तो यहाँ पे सर्वप्रथम आ जाएगा अलीराजपुर, ठीक है। अलीराजपुर में सर्वाधिक परसेंटेज वाइज अनुसूचित जनजातियाँ, यहाँ पे लगभग 84% जनसंख्या है वो कौन सी है, अनुसूचित जनजातियों की, है ना। दूसरे पर आ जाएगा झाबुआ, है ना। यहाँ पर 84 है और यहाँ पर लगभग 87% है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बड़वानी, ठीक है। बड़वानी लगभग 69% के अप्रॉक्स यहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ हैं, ठीक है। तो कम से कम आपको 3 नाम पता होना चाहिए कि कई बार एग्जाम में ये जमाने को दे देता कि सबसे ज़्यादा कहाँ, फिर उससे कम, है ना। तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने बात की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले, जनसंख्या के अनुसार धार, बड़वानी, झाबुआ, और प्रतिशत के अनुसार अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी, ठीक है। अब न्यूनतम हम देख लेते हैं, न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम जनजाति,
है ना, जनसंख्या के अनुसार हम देख रहे हैं जनसंख्या, ठीक है। पहले नंबर पर आ जाएगा भिंड, है ना, सबसे कम जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो भिंड में है, ठीक है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग। दूसरा आ जाएगा दतिया, दूसरा आ जाएगा दतिया, और तीसरा आ जाएगा मुरैना, ठीक है। ये मध्य भारत के पठार वाले जो उत्तर मध्य प्रदेश के जिले हैं वो हैं ना, भिंड, दतिया, मुरैना, ठीक है। सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या है भिंड में है, उससे थोड़ी ज़्यादा दतिया में, और उससे ज़्यादा थोड़ा मुरैना में है। अब यदि हम परसेंटेज वाइज हम न्यूनतम देख लें, है ना, परसेंटेज वाइज, तो यहाँ पर भी भिंड जिला है, ठीक है, भिंड जिला, यहाँ पर लगभग 0.47% जो जनसंख्या है वो कौन सी है, जनजाति, अनुसूचित जनजाति की, ठीक है, सिर्फ 0.47% है ना भिंड में। दूसरा है मुरैना, मुरैना, ठीक है। मुरैना की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 0.9% जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जनजातियों की है। और तीसरा हो जाएगा दतिया, तीसरा हो जाएगा दतिया, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो 1.2% जो जनसंख्या है वो है अनुसूचित जनजातियों को, ठीक है। तो ये आपको अधिकतम और न्यूनतम के दोनों मैंने बता दिए, जनसंख्या के अनुसार, प्रतिशत के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार और प्रतिशत के अनुसार। तो ये पूरे आपको जिले याद रखना है ना, कम से कम 3-3 जिले आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जमाने को कई बार दे देता है, ठीक है। अब ये हमने जितनी भी जनजातियों के संबंध में सामान्य जानकारी थी वो हमने यहाँ पर चर्चा कर ली थी। कुछ जनजातियाँ और देख लेते हैं मध्य प्रदेश की, हमें कौन कौन सी जनजातियाँ पढ़नी है ना। अब देखिए, सबसे पहले भील मैंने आपको बता दी है ना, भील जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा गोंड, जो कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और सबसे बड़ा जनजाति समूह है ना। तीसरी हो जाएगी कोल, है ना, कोल हो जाएगी। एक जनजाति है कोरकू, एक हो जाएगी कोरकू। एक है बैगा, बैगा। एक है सहरिया, ठीक है। एक है भारिया। ये सारी जनजातियां हमें पढ़ना है, ठीक है। बैगा, सहारिया, भारिया ये अति पिछड़ी जनजाति है, मैंने आपको बता दिया है, अति पिछड़ी जनजातियां हैं, है ना, ये बैगा, सहरिया, भारिया। इसके अलावा एक प्रधान है, प्रधान। एक है अगरिया, ठीक है। ये सारी हालांकि आज इसी के अंतर्गत आ जाती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, है ना, ठीक है। चलिए, उराव, एक हो जाएगी उराव, ठीक है। तो देखिए, ये कुछ मैंने आपको जनजातियां बता दी जो हमें पढ़नी है। मैंने आपको बताया था लगभग 47 जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती है, परंतु पूरी हमें नहीं पढ़नी है ना। कुछ मेन जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, भील, गोंड, कोल, कोरकू, बैगा, सहरिया, भारिया, प्रधान, अगरिया, उराव, है ना, ये कुछ जनजातियाँ हैं हमें जो पढ़नी है मेन, ठीक है। इसके अलावा पूरी सब 47 हमें नहीं पढ़नी है। तो आज हमने मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं इसके बारे में जो सामान्य परिचय था, सामान्य जानकारियां थी, है ना, जो ये अक्सर फैक्ट के रूप में एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, है ना। इसके अलावा यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक एक दो जनजातियाँ उठाएंगे। पहले हम भील और गोंड जनजाति की बात करेंगे, इस प्रकार से एक एक जनजातियों की हम कंप्लीट बात करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।